एक स्थान पर डॉक्टर माइकल न्यूटन ये भी कहते हैं कि कई बार इस प्रकार के सत्रों के दौरान मुझे ऐसा आभास होता है कि मेरा मार्गदर्शक मुझे इस प्रकार के सत्रों के लिए दिशा निर्देश दे रहा है। कई स्थानों पर माइकल न्यूटन व्यक्ति के द्वारा माध्यम के द्वारा उसके मार्गदर्शक के साथ भी संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कई स्थानों पर डॉक्टर माइकल न्यूटन के अनुसार जब उन्होंने माध्यम के द्वारा माध्यम के मार्गदर्शक के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करी और कई बार जब उनका ये प्रयास गैर ज़रूरी था या सही नहीं था, बेढंगा था, तो मार्गदर्शक ने माध्यम को भी शांत कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। यानी यदि मार्गदर्शक नहीं चाहता कि माइकल न्यूटन तक कोई जानकारी पहुंचे तो उस समय पे माध्यम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है जो कि अस्पष्ट होती है, जिसमें बात को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कई बार मार्गदर्शकों को माध्यम के द्वारा, यानी माध्यम जो वहाँ आत्मालोक में दृश्य देख रहे हैं वो उसका जो बयां कर रहे हैं, इसके अलावा उनके जो मार्गदर्शक हैं यदि वह नहीं चाहते, उनका जीवात्मिक मार्गदर्शक नहीं चाहता कि इस प्रकार की कोई जानकारी माइकल न्यूटन तक पहुँचे या आत्मालोक के विषय में वो कुछ जाने, तो वो कई परिस्थितियों में माध्यम को अवरुद्ध भी कर देते हैं ताकि वो कोई जानकारी स्पष्ट रूप से ना पहुंचा पाए। और इसके विपरीत बहुत से जीवात्मिक मार्गदर्शक बहुत ही सहयोगात्मक भी रहे हैं, जिन्होंने माध्यम के द्वारा पूर्ण उसको इस बात की आज़ादी प्रदान करी कि वो वहाँ की स्थिति का वर्णन करे। कई बार मार्गदर्शक अपने माध्यम के मुख से इस प्रकार अप्रिय और असंगत रूप से बोलते हैं कि उनके उत्तरों को समझा नहीं जा सकता। जब माध्यम मार्गदर्शक के लिए बोलता है, बजाय इसके कि जब मार्गदर्शक अपने माध्यम के लिए बोलता है, तब उसके स्वर में आरोह और अवरोह एक समान रहता है। यानी जब मार्गदर्शक बोलता है तब शायद उसके जो भाव हैं वो एक ही समान रहते हैं। यहाँ आरोह अवरोह से तात्पर्य यही है कि भाव एक समान रहते हैं जब माध्यम मार्गदर्शक के लिए बात कर रहा होता है, यानी माध्यम के द्वारा मार्गदर्शक बात कर रहा होता है। पिछली वीडियो में जिसमें मैंने हेस्टल नाम की महिला का जिक्र किया था, जिसमें क्लोडिस जो कि उसकी मार्गदर्शक है, इसमें क्लोडिस बहुत ही सहजता से हेस्टल के द्वारा यानी माध्यम के द्वारा बातचीत करती है। और एक स्थान पर जब हेस्टल के द्वारा उसका मार्गदर्शक क्लोडिस बोल रहे हैं, तब क्लोडिस हेस्टल को यानी माध्यम से कहते हैं, मार्गदर्शक माध्यम से कहते हैं जो कि आत्महत्या करके आत्मालोक में आया है, उससे वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते थे? माध्यम का जवाब था, मैंने कोशिश की थी मगर मैं सफल नहीं हो पाया। अगर तुम अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहोगे तो वो कैसा होगा? ये मार्गदर्शक का प्रश्न था हेस्टल से। इस पे हेस्टल का जवाब था कि वो भ्रष्ट नहीं होगा, ना शक्ति से ना धन से, यानी हर प्रकार से अच्छे कर्मों के साथ, चाहे वो शक्ति द्वारा हो चाहे वो धन द्वारा हो, जिस शक्ति का भी सदुपयोग हो और धन का भी सदुपयोग हो, इस प्रकार के सुंदर कर्मों का जीवन होगा। तब मार्गदर्शक का प्रश्न था कि तुमने स्वयं को अपने उद्देश्य से भटकने क्यों दिया? यानी जो शक्तियां, जो धन तुम्हें कल्याण के लिए प्रदान किए गए थे, तुमने उनका गलत इस्तेमाल करके अपने पथ से, अपने उद्देश्य से अपने आप को भटकने ही क्यों दिया? इस पर हेस्टल का जवाब था कि मैं चाहती थी कि समाज में मुझे मान सम्मान मिले ताकि मैं दूसरों से ऊंची हो सकूं और लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी शक्ति के लिए मेरी प्रशंसा करें। आपके मार्गदर्शक ने पूछा कि खासकर स्त्रियों के मामले में मैंने देखा कि तुम यौन रूप से भी उनके ऊपर आधिपत्य जमाना चाहते थे, बगैर किसी संबंध के, यानी बगैर किसी रिश्ते के भी तुम उनका यौन उत्पीड़न करते थे, उन्हें अपने दबाव में रखने की कोशिश करते थे। इस पर माध्यम का जवाब था कि आप सही कह रहे हैं, मुझे कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। आगे मार्गदर्शक ने कहा कि तुम जैसे बन चुके हो, तुम्हारी शुरुआत वैसी नहीं थी। हमने तुम्हारे माता पिता का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक किया था।
माध्यम के जो पूर्व जन्मों के उसके परिवार के सदस्य थे, जब वो रास के रूप में एक पुरुष रूप में था, तब उसके परिवार के सदस्य बहुत ही साधारण आय कमाने वाले एक किसान थे और बहुत ही ईमानदार और सहनशील किस्म के व्यक्ति थे। और रास को कानून की पढ़ाई वो पढ़ सके, इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग करे थे। इस पर माध्यम का जवाब था कि हाँ, वो मुझे एक आदर्श व्यक्ति बनाना चाहते थे ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और वे खुद भी बहुत आदर्शवादी थे। लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं किस प्रकार एक वकील के रूप में कर्जे में डूबा हुआ था। इस वक्त जो बातचीत, जो संवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, वो आत्मा लोक में माध्यम और उसके जीवात्मिक मार्गदर्शक के बीच में हो रहे हैं। यानी मृत्यु के बाद जब व्यक्ति आत्मा लोक में पहुंच चुका है, वहां जब वो अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक के साथ, अपने आत्मिक गुरु के साथ बातचीत कर रहा है, ये वो संवाद है। अपने पूर्व जीवन के विषय में, मतलब जो जीवन वो अभी जीकर आया है, उस जीवन के विषय में वो अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक से बातचीत चल रही है। ये उन संवादों का जिक्र है। माध्यम, जो कि अपने पूर्व जीवन में रास नाम का एक वकील था और उसने आत्महत्या करी थी, आगे वो इस प्रश्न के उत्तर में अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक से कहता है कि मैं और ज़्यादा गरीबी का जीवन नहीं बिताना चाहता था, और ऐसे लोगों की सहायता करते हुए जो मेरी फीस तक नहीं दे सकते, मैं उन लोगों की और मदद नहीं कर सकता था। मैं ऊंचे लोगों के साथ रहना पसंद करता था। यानी अपने पूर्व जीवन में जो उसने एक वकील के रूप में बिताया और उसमें उसने गलत कार्य किए, उसके लिए भी वो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा था कि मुझे तो वहाँ की व्यवस्था ने ही गलत बना दिया था। वहाँ उसने अपना जुर्म भी कबूल किया कि मैंने वहाँ कई ऐसे लोगों को जेल भेजा जिन्होंने गलत कार्य किया ही नहीं था। बहुत से ऐसे व्यक्तियों को भी फांसी की सजा दिलवाई जो गलत थे ही नहीं। यानी मैं एक तरह से कानूनी हत्यारा बन चुका था। यानी कि मृत्यु के बाद आत्मा, इस जीवन में हम कितनी बार देखते हैं, कितने बड़े बड़े पावरफुल लोगों को देखते हैं कि वो अपने पावर का गलत तरीके से यूज करते हैं। उस समय हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये पॉलिटिशियन या ये एक बड़ा व्यक्ति, अब जो उसको एक पावर प्राप्त है, उसका वो किस प्रकार गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और हम इस जीवन में देखते हैं तो हमें लगता है कोई उसे रोकने वाला ही नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन मृत्यु के बाद जब आत्मा को स्वयं अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक को स्पष्टीकरण देना पड़ता है, तब वो अपने गलत कार्य के लिए कोई झूठा स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। इस धरती पर रहते हुए, माया के अधीन होते हुए, हम लोग अपने गलत कार्यों के लिए, हमारी मजबूरी थी, हालात ऐसे थे, सिस्टम ऐसा है, इसलिए ऐसा करना पड़ जाता है कह के हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। यदि कोई रिश्वत भी लेता है तो अपने आप को जस्टिफाई करता है, क्या करूं, ये तो सिस्टम ही ऐसा बन चुका है, रिश्वत तो लेनी ही पड़ती है, आगे मुझे अफसरों को देना होता है, मैं थोड़ा अपने लिए करता हूँ। बहुत सारे हम स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद आप अपने इन कार्यों के लिए जो गलत है वो गलत है। आप कोई झूठा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। जीवात्मिक मार्गदर्शक ने आगे उस माध्यम से पूछा, क्या उन व्यक्तियों के मामले में तुम्हारी क्या राय है जिन्हें तुमने सजा दी थी? क्या तुमने समाज की सहायता के लिए कानून का जीवन नहीं चुना था? क्या तुमने खेतों और शहरों को कानून की दृष्टि से सुरक्षित रखने की कसम नहीं खाई थी? और अपनी आत्महत्या के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? इस पर माध्यम ने कहा कि मैं भटक गया था, मैं ना आगे जा पा रहा था ना पीछे। यानी जो उसने गलत कार्य किए थे वो खुद ही इस हद तक अपने ही गलत कार्यों के कारण इतना ज्यादा कर्ज में डूब चुका था कि वो अब अपने इस गरीबी के जीवन से तंग आ चुका था, इसलिए उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। जीवात्मिक मार्गदर्शक ने बोला कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए तुम उन परिस्थितियों से आसानी से प्रभावित हो गए। तुम वो नहीं थे, लेकिन तुम में परिवर्तन आया। इस पर माध्यम ने कहा कि माध्यम यहाँ पर अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक पर ही थोड़ा क्रोध जता रहा है और उसने उसी से शिकायत करी कि जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत थी तब आपने मेरी सहायता क्यों नहीं करी। इस पर उसके जीवात्मिक मार्गदर्शक का जवाब था कि इससे ज्यादा तुम और मुझसे क्या चाहते थे? तुम अपने अंतर मन से पर्याप्त दूर
नहीं गए थे। मैंने तुम्हारे मन में संयम, सदाचार, जिम्मेदारी, मूल उपदेशों और तुम्हारे माता पिता के प्रेम के भाव को जागृत किया था, किंतु तुमने इन सभी का अनदेखा कर दिया और अन्य कर्मों को करने की जिद ठान ली। यानी यहाँ पे फिर वही स्थिति आ गई। अब चेतन मन कितनी बार, जब आप कोई गलत निर्णय करने जा रहे होते हैं, तब आपको कितनी बार आपके मन से आवाज आती है कि ये गलत है, नहीं करना है, लेकिन हम उस समय परिस्थितियों का हवाला देते हैं, किसी न किसी आवरण से अपने उस मन की आवाज को ढक देते हैं और उस कार्य को कर डालते हैं। यहाँ पर भी यही बात है। जब जीवात्मिक मार्गदर्शक कह रहा है कि मैंने कितनी बार तुम्हारे मन को जागृत करने की कोशिश करी, कितनी बार तुम्हें तुम्हारे जिम्मेवारियों का, तुम्हें तुम्हारे ध्येय का, तुम्हें तुम्हारे उपदेशों का एहसास दिलाया, लेकिन तुमने उन सब आवाजों को दबाकर अपने गलत कार्य को करने की जिद ठान ली। ये तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जब भी आप कोई गलत कार्य करना चाहते हैं, कितनी बार, ऐसा मैं कह ही नहीं सकती, हर व्यक्ति का अवचेतन मन एक बार उसे जरूर टोकता है, कई बार टोकता है, लेकिन जब हम नहीं सुनते तो फिर वो शांत हो जाता है। जब भी माध्यम अपने मार्गदर्शक के शब्दों को बोल रहा होता है, तब उसके उत्तर बहुत ही सहज और निर्णायक कोटि के होते हैं और बहुत ही भाव निरपेक्ष होते हैं, जो कि हेस्टर के मामले में भी था, क्योंकि जब वो अपने रास के रूप में उत्तर दे रही थी, तब उसके उत्तर बिल्कुल भिन्न प्रकार के थे, लेकिन जब उसने अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक के उत्तरों को दोहरा रही थी जिस समय वो, उस समय उसके उत्तर बिल्कुल एक सहज और निर्णायक कोटि के थे। यहाँ पर यह बात समझने योग्य है कि ऐसा हमेशा सफल नहीं रहा, ऐसा हमेशा नहीं हो सका कि माध्यम अपने मार्गदर्शकों की टिप्पणियों को इतनी अंतर्दृष्टि के साथ बता सके। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हम चाहे किसी भी आत्मिक वातावरण में हो, हमारे विगत जीवन की जो स्मृतियां होती हैं, पास्ट लाइफ की जो स्मृतियां होती हैं, वो हम पर असर डालती हैं। आगे ये प्रश्न था कि जब हेस्टल ने अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को पहचान लिया था, आत्मा लोक में रहते हुए उसने पुनर्जन्म में अपने लिए स्त्री शरीर क्यों चुना? हेस्टल ने अपने लिए आत्मा लोक में जो स्त्री रूप चुना था, वो उसने इसलिए चुना था क्योंकि वो ये चाहती थी कि इस जीवन में स्त्री रूप चुनकर वो उन लोगों की सहायता करना चाहती थी जिनकी रक्षा उसने पुरुष जीवन में रहते हुए नहीं की। यानी कहीं ना कहीं वो स्त्रियों का कल्याण करना चाहती थी। लेकिन जब उसने इस धरती पर स्त्री रूप में जन्म लिया और उसके बाद जो इस धरती के वातावरण का उस पर असर पड़ा, उसके बाद वो अपनी उस दिशा को, जिसके लिए उसने इस शरीर को धारण किया था, वो भूल गई और उसकी यह ऊर्जा गलत दिशा में प्रवाहित होनी शुरू हो गई। जिस कार्य के लिए उसने स्त्री शरीर चुना था, वो उस कार्य को नहीं कर सकी, बल्कि उसके अंदर स्त्री वाली अनुभूतियां ही समाप्त हो गई। बजाय इसके कि वो स्त्रियों का कल्याण कर पाती, वो फिर से अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग यौन क्षेत्र में और कार्य क्षेत्र में गलत रूप में करने लगी। उसने सभी सिद्धांतों का त्याग कर दिया और एक बार फिर रास की ही तरह वो जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगी। और जिस प्रकार रास के मन में उच्च सामाजिक दर्जा हासिल करने की इच्छा थी, भौतिकवाद के प्रति वो अधिक अग्रसर था, वही भावनाएं, भौतिकवाद के प्रति उसका अधिक झुकाव होना और अपनी शक्ति का गलत तरीके से उपयोग करना, वही सब उसने शुरू कर दिया। आगे उसने कहा कि धन का और पद का जो प्रभाव था वो बहुत ही आकर्षित करने वाला था, और जैसा कि पूर्व जन्मों में था, मेरा स्त्री रूप मेरे इस आधिपत्य करने की जो लालसा है उसको दबा नहीं सका। हेस्टल ने अपने लिए स्त्री रूप इसलिए चुना था कि वो एक स्त्री के रूप में स्त्रियों की जो अंतर्दृष्टि है, जो उनका अंतर्बोध है, जो उनकी कोमलता का गुण है, उनके सबक सीख सके। और इस मामले को समाप्त करने से पहले जो इस रिसर्च में बात निकल कर आई कि ज़्यादातर मामलों में, 75% मामलों में जो आत्माएं हैं वो एक ही प्रकार के लिंग का शरीर पसंद करती हैं। केवल उच्च विकसित आत्माएं ही होती हैं जो स्त्री पुरुष के शरीर का चुनाव करते हुए अधिक संतुलित रहती हैं। यानी जो लोग इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि जो उनके अंदर समलैंगिकता का गुण होता है, जो उनकी जो शारीरिक संरचना, जिसके प्रति वो अपने आप को आरामदेह महसूस नहीं करते, क्या इसका कारण ये होता है कि उन्होंने अपने लिए गलत लिंग का चुनाव कर लिया होता है? हमारे समाज में समलिंगी होने को गलत माना जाता है और तब जीवन की राह बहुत कठिन हो जाती है।
कारण इसका यही होता है कि जो विगत जीवन की घटनाओं से संबंधित है और लिंग के जो बहुत जटिल अंतर हैं उसे उसके आधार पर अपनी व्यक्तिगत समझ को बढ़ाना चाहते हैं। उनका कुछ पर्पस होता है विपरीत लिंग को धारण करने का, लेकिन कई बार आत्माएं स्वयं को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती जब वो एक विपरीत लिंग का चुनाव अपने लिए कर लेती हैं। जब आत्मा इस धरती पर एक नया शरीर लेकर जन्म लेती है तब उसका अपने सलाहकारों के साथ एक समझौता होता है। समझौता यह है कि वो अपनी पिछले जीवन की यादों को पूर्णतः समाप्त करके नए जीवन में आएगी। यानी एक कोरी स्लेट की तरह सीखना ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि हमने पहले ही क्या किया हुआ है और इसके कारण भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें मालूम हो। अगर व्यक्तियों को अपने पूर्व जीवन के विषय में पता हो तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और जो इस जीवन की जो समस्याएं हैं जिन्हें उन्हें नई तरीके से सुलझाना है उस पर कम ध्यान दिया जाएगा। जो पाठ पढ़ना है, समस्याओं को जो नए तरीके से सुलझाने का तरीका सीखना है, उसमें कमी आएगी। वैसे हमारे जीवात्मिक मार्गदर्शक हमें समय समय पर हमारे मन में विचारों को कौंधाकर, हमारे अवचेतन मन में नए विचारों को डालकर हमें समय समय पर आगाह करते रहते हैं। उस स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हेस्टल के जीवात्मिक मार्गदर्शक क्लोडिस ने उसके साथ पूरी तरह से एक अच्छे सलाहकार की भूमिका निभाई और उसका जो ये एक डॉक्टर न्यूटन के साथ जो उसका सम्मोहन का सत्र था उसमें क्लोडिस ने पूरी तरह से सहयोग दिया, क्योंकि इस समय क्लोडिस को ये लगता था हेस्टल यदि अपने पूर्व जीवन को जान लेगी, आत्मालोक को जान लेगी तो ये उसके लिए बेहतर स्थिति होगी।